रूस की कठोर शीत ऋतु के बीच वह नगर फैला था जहां बर्फ केवल धरती पर ही नहीं, मनुष्यों के जीवन पर भी जमी हुई थी। सड़कों पर चलती भीड़ में चेहरों की रेखाएं ऐसे जड़ हो चुकी थीं मानो वे मुस्कान की कला भूल चुकी हों। उसी निर्जीव वातावरण में एक युवती अपने परिवार के साथ लौटती है। उसकी आंखों में किसी पराजित राष्ट्र की धुंध नहीं, बल्कि दूर क्षितिज पर चमकती संभावना का स्वप्न था। चारों ओर निर्धनता, राशन की पंक्तियां, सैनिकों के भारी जूते और हर घर में भय का मौन निवास। फिर भी उसके भीतर एक गुप्त ज्वाला थी जो किसी भी सत्ता से अनुमति नहीं मांगती थी। उसे लगता था कि मनुष्य का जन्म केवल आदेश मानने के लिए नहीं हुआ, बल्कि अपनी इच्छा की दिशा में चलने के लिए हुआ है। पर जिस भूमि पर वह खड़ी थी वहां इच्छा शब्द ही अपराध समझा जाता था। परिवार के साथ वह जिस भवन में पहुंची वह कभी वैभव का प्रतीक रहा होगा, पर अब उसकी दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा था और सीढ़ियों पर अजनबी कदमों की ध्वनि गूंजती रहती थी। कमरे बांट दिए गए थे, जैसे जीवन बांट दिया गया हो। रसोई साझा थी, जल सीमित था और प्रत्येक व्यक्ति दूसरे की थाली में झांकता प्रतीत होता था। पिता की आंखों में बीते वैभव की स्मृतियां तैरती, माँ के चेहरे पर विवशता की रेखाएं गहरी होती और बहन अपने छोटे से संसार में सजने संवरने की इच्छा बचाए रखने का प्रयत्न करती। किंतु उस युवती के भीतर इन सब के परे एक मौन निश्चय था। वह इस व्यवस्था की जड़ता को अपने भाग्य का अंतिम सत्य नहीं बनने देगी। उसे अपने भीतर छिपी शक्ति पर ऐसा विश्वास था जो किसी घोषणा से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से जन्म लेता है। नगर का वातावरण विचित्र था। हर मोड़ पर घोषणाएं, हर दीवार पर नारे और हर व्यक्ति की वाणी में सावधानी। लोग धीमे स्वर में बोलते, मानो शब्द भी निगरानी में हों। दुकानें खाली पर भाषण भरे हुए, पेट भूखे पर सिद्धांत तृप्त। इस विरोधाभास को देख उसका मन प्रश्नों से भर उठता, पर वह प्रश्न भीतर ही भीतर जलते रहते, बाहर आने का साहस नहीं पाते। उसे प्रतीत होता कि सत्य किसी अंधेरे तहखाने में बंद है और ऊपर केवल मुखौटे घूम रहे हैं। फिर भी वह मुखौटों के बीच चेहरों को पहचानना चाहती थी, कौन सच में जीवित है और कौन केवल जीवित रहने का अभिनय कर रहा है। दिन बीतते गए और जीवन की कठोरता ने अपने नियम स्पष्ट कर दिए। भोजन पाने के लिए घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती, लकड़ी जुटाने के लिए दूर जाना पड़ता और हर छोटी वस्तु के लिए अनुमति आवश्यक होती। पर इन सब कठिनाइयों के बीच उसके भीतर एक अजीब सा उत्साह जागता था, जैसे संघर्ष ही उसे अपनी शक्ति का बोध करा रहा हो। उसे लगता कि यदि संसार उसे रोकना चाहता है तो अवश्य उसके भीतर कोई ऐसी क्षमता है जिससे संसार भयभीत है। यह विचार उसके लिए भोजन से अधिक पोषण देने लगा। दूसरों को जहां बाधाएं दिखाई देती वहां उसे अवसर की हल्की रेखा दिखती। एक दिन विश्वविद्यालय के विशाल द्वार उसके सामने थे। पत्थर की ऊंची इमारत, लाल झंडों की छाया और भीतर प्रवेश करते छात्रों की लंबी पंक्ति, सब कुछ किसी समारोह जैसा प्रतीत होता, किंतु वातावरण में उत्सव का नहीं, नियंत्रण का भाव था। वह जब पंजीकरण कक्ष में पहुंची तो उसे लगा मानो उसकी आत्मा का भी लेखा-जोखा लिया जा रहा है। नाम, परिवार, पृष्ठभूमि, विचार, हर बात दर्ज की जा रही थी, जैसे मनुष्य नहीं, वस्तु का विवरण हो। फिर भी उसने अपने उत्तर स्पष्ट स्वर में दिए, क्योंकि उसके लिए सत्य छिपाना स्वयं से विश्वासघात होता। उस क्षण उसे लगा कि स्वतंत्रता बाहर की परिस्थिति नहीं, भीतर की घोषणा है। विश्वविद्यालय के गलियारों में चलते हुए उसने अनेक चेहरों को देखा, कुछ उत्सुक, कुछ भयभीत, कुछ पूरी तरह निष्प्राण। कई आंखें केवल इस चिंता में डूबी थीं कि कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है। पर उसकी दृष्टि उन आंखों को खोज रही थी जिनमें प्रश्न हो, जिज्ञासा हो या विद्रोह की हल्की सी चमक। उसे विश्वास था कि यदि एक भी ऐसा मन मिल जाए जो अपने विचारों से प्रेम करता हो तो इस जमे हुए समाज में भी वसंत का बीज बोया जा सकता है।
उसके लिए ज्ञान केवल डिग्री नहीं बल्कि अस्तित्व का औचित्य था। जीना तभी सार्थक है जब मन स्वतंत्र हो। संध्या को लौटते समय शहर की बत्तियां मंद थीं, पर उसके भीतर उजाला बढ़ गया था। ठंडी हवा गालों को काटती, पर उसे लगता जैसे वही हवा उसके संकल्प को और तीक्ष्ण बना रही है। घर की जर्जर दीवारें अब उतनी बोझिल नहीं लगतीं, क्योंकि उसके मन में एक अदृश्य भविष्य आकार लेने लगा था। ऐसा भविष्य जिसमें मनुष्य अपने श्रम और बुद्धि का स्वामी हो, किसी आदेश का दास नहीं। उस रात जब वह सोने लेटी, बाहर बर्फ गिर रही थी और भीतर विचारों की वर्षा हो रही थी। नींद आने से पहले उसने एक मौन प्रतिज्ञा की, जीवन चाहे जितनी बेड़ियां पहनाए, वह उन्हें अपनी आत्मा तक नहीं पहुंचने देगी। प्रातःकाल की धुंध अभी पूरी तरह छंटी भी न थी कि नगर की सड़कों पर फिर वही परिचित चहल पहल लौट आई। लंबी कतारें, कठोर निगाहें और हर मोड़ पर पहरा देती वर्दियां। वह युवती जब घर से निकली तो उसके कदमों में किसी साधारण छात्रा की झिझक नहीं, बल्कि ऐसे यात्री का विश्वास था जिसे अपना पथ भले न दिखे, पर दिशा पर संदेह न हो। विश्वविद्यालय के विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही उसे लगा जैसे वह विचारों के रणक्षेत्र में आ पहुंची है, जहां तलवारों के स्थान पर शब्द हैं और कवच की जगह सिद्धांत। चारों ओर समूह बने थे। कोई उत्साह से भाषण दोहरा रहा था, कोई सहमकर सहमति जता रहा था और कोई चुपचाप सुनते हुए भी भीतर से असहमत प्रतीत होता था। इस वातावरण में हर चेहरा मानो एक प्रश्न चिन्ह था। कौन सच बोल रहा है और कौन केवल जीवित रहने के लिए बोल रहा है। व्याख्यान कक्ष में बैठते ही उसने अनुभव किया कि ज्ञान का स्थान अब केवल विचारों का नहीं, आदेशों का माध्यम बन गया है। अध्यापक का स्वर स्थिर था, शब्द सधे हुए, पर उनमें वह ऊष्मा नहीं थी जो खोज की अग्नि से जन्म लेती है। प्रत्येक वाक्य किसी निश्चित दिशा की ओर मोड़ा जाता, जैसे नदी को बांधकर कृत्रिम नहर में बहाया गया हो। छात्र ध्यान से सुनते, नोट्स लिखते और समय समय पर सिर हिलाकर सहमति का संकेत देते, पर उस युवती की आंखें शब्दों से अधिक मौन को पढ़ रही थीं। उसे प्रतीत होता कि यहाँ सत्य को नहीं, स्वीकृति को महत्व दिया जाता है। फिर भी वह हर वाक्य को मन में तौलती, मानो अपने भीतर एक अदृश्य तराजू रखे हो जो सही और गलत का निर्णय किसी बाहरी नियम से नहीं, अपनी अंतरात्मा की ध्वनि से करता है। अवकाश के समय गलियारे में खड़े छात्रों की बातचीत सुनते हुए उसे लगा कि भय ने यहाँ मित्रता का रूप ले लिया है। लोग हंसते भी थे तो सावधानी से, बोलते भी थे तो मापकर। किसी ने धीरे से किसी नीति की आलोचना की, फिर तुरंत चारों ओर देखकर स्वर बदल लिया। किसी ने किसी अधिकारी की प्रशंसा की, पर आंखों में सच्चाई का अभाव था। वह यह सब देखती रही और उसके भीतर एक विचित्र पीड़ा उठी। मनुष्य जब अपने विचारों से डरने लगे तो उसकी आत्मा का कितना भाग शेष रह जाता है। उसे लगा जैसे यह स्थान अध्ययन का नहीं, अभिनय का मंच है, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पर्दे के पीछे छिपाकर चलता है। इन्हीं दिनों उसकी दृष्टि एक युवक पर पड़ी जिसकी उपस्थिति दूसरों से भिन्न थी। उसके चेहरे पर न तो बनावटी उत्साह था, न भय की छाया, बल्कि एक शांत दृढ़ता थी, जैसे वह संसार को स्वीकार करने से पहले उसे समझ लेना चाहता हो। वह कम बोलता, पर जब बोलता तो शब्दों में ऐसी स्पष्टता होती कि सुनने वाला अनायास ही ध्यान देने लगे। उस युवती को पहली बार लगा कि इस जमे हुए वातावरण में कोई ऐसा भी है जो भीतर से अब तक जड़ नहीं हुआ। उनके बीच कोई परिचय न था, फिर भी अनकही पहचान की हल्की सी रेखा खिंच गई। दो ऐसे मन जो भीड़ में रहते हुए भी भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाए थे। दिन बीतते गए और विश्वविद्यालय का जीवन अपने कठोर अनुशासन के साथ चलता रहा। उसे कई बार ऐसे प्रश्न पूछने की इच्छा होती जो पाठ्यक्रम से बाहर थे, पर वह जानती थी कि यहाँ जिज्ञासा भी सीमा में बांधी जाती है। फिर भी उसने अपने भीतर प्रश्नों की लौ बुझने नहीं दी।
वह पुस्तकालय के शांत कोने में बैठकर पन्ने पलटती और हर शब्द में उस सत्य की झलक खोजती जो किसी आदेश का मोहताज न हो। उसे लगता था कि ज्ञान का वास्तविक अर्थ वही है जो मनुष्य को स्वयं से परिचित कराए, न कि उसे किसी सांचे में ढाल दे। यह विचार उसके लिए किसी गुप्त खजाने की तरह था जिसे वह दुनिया की निगाहों से बचाकर अपने भीतर संजोए रखती। घर लौटने पर भी वातावरण में सहजता नहीं थी। रसोई में खड़े लोग राशन की मात्रा पर चर्चा करते, गलियारे में किसी की धीमी शिकायत सुनाई देती और खिड़की के बाहर से गुजरती पदचापें सबको चुप करा देती। परिवार के भीतर भी चिंता का मौन पसरा रहता, मानो हर व्यक्ति अपने अपने भय को छिपाकर दूसरों के लिए साहस का अभिनय कर रहा हो। पर उस युवती के मन में इन सब के बीच एक अलग ही धारा बहती। उसे लगता था कि जीवन का अर्थ केवल भय से बचना नहीं, बल्कि उस सत्य को पहचानना है जिसके लिए भय का सामना किया जा सके। यही विचार उसके चेहरे पर ऐसी शांति ले आता जो परिस्थितियों से नहीं, संकल्प से जन्म लेती है। रात को जब शहर की आवाजें धीमी पड़ जाती और दूर कहीं प्रहरी की सीटी सुनाई देती, वह खिड़की के पास खड़ी होकर अंधेरे आकाश को देखती। उसे प्रतीत होता कि तारे किसी मौन भाषा में उसे पुकार रहे हैं, जैसे कह रहे हों कि सीमाएं केवल धरती पर हैं, आकाश में नहीं। उस क्षण उसके भीतर एक गहरी अनुभूति जागती कि मनुष्य की सच्ची पहचान वही है जो किसी भी सत्ता से परे हो, जो आदेशों से नहीं, अपने विश्वास से संचालित हो। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठोर क्यों न हो, वह अपने भीतर उस स्वतंत्र ज्योति को बुझने नहीं देगी, क्योंकि वही ज्योति उसके अस्तित्व का वास्तविक प्रमाण है। दिनों की निरंतरता ने नगर को जैसे एक यांत्रिक लय दे दी थी। सुबह की सीटी, दोपहर की घोषणाएं, संध्या की जांच और रात का भयभीत मौन। इसी क्रम में वह युवती अपने भीतर की अलग लय को बचाए रखे थी, मानो बाहरी समय और भीतरी समय दो भिन्न दिशाओं में बह रहे हों। विश्वविद्यालय के मार्ग पर चलते हुए उसे अक्सर लगता कि पत्थरों से बनी सड़कें भी सुन रही हैं कि कौन क्या सोचता है। लोग एक दूसरे के पास से गुजरते, पर उनकी दृष्टि मिलती नहीं। हर चेहरा अपने भीतर सिमटा हुआ, हर कदम मापा हुआ। फिर भी उसी भीड़ में कभी कभी उसे वही शांत चेहरा दिखाई दे जाता, वह युवक जिसकी आंखों में भय का नहीं, विचार का प्रकाश था। उसे देखकर उसके मन में एक अनकही आश्वस्ति जागती, जैसे किसी अंधकारमय कक्ष में अचानक एक खिड़की खुल गई हो। धीरे धीरे उनके बीच शब्दों का आदान प्रदान आरंभ हुआ। प्रारंभिक वाक्य साधारण थे, पाठ्यक्रम, पुस्तकें या मौसम, पर उनके पीछे एक गहरा अर्थ छिपा रहता। प्रत्येक उत्तर में सावधानी थी, पर साथ ही सत्य की हल्की झलक भी। वह अनुभव करने लगी कि यह संवाद केवल दो व्यक्तियों का नहीं, दो स्वतंत्र चेतनाओं का मिलन है। उसके लिए यह अनुभव नया था, क्योंकि अब तक उसने चारों ओर केवल वही आवाजें सुनी थीं जो किसी और की प्रतिध्वनि थीं। यहाँ पहली बार उसे ऐसा स्वर मिला जो स्वयं से जन्म लेता था। उस युवक की वाणी में कोई ऊंचाई नहीं थी, फिर भी उसमें एक दृढ़ता थी जो किसी भी आदेश से अधिक प्रभावशाली लगती। एक दिन पुस्तकालय के शांत कोने में बैठते हुए उसने देखा कि खिड़की से आती धूप धूल के कणों पर ठहर गई है। उसी प्रकाश में दोनों के बीच चर्चा चली, विषयों की नहीं, विचारों की। शब्द धीमे थे, पर अर्थ प्रखर। उसे लगा कि यह संवाद किसी छिपे हुए स्रोत की तरह है, जहां से जीवन की वास्तविक धारा निकलती है। बाहर संसार नियमों से संचालित था, भीतर यह वार्ता स्वतंत्रता से। उस क्षण उसे अनुभव हुआ कि स्वतंत्रता कोई बाहरी अधिकार नहीं, बल्कि भीतर की स्वीकृति है। स्वयं को सोचने की अनुमति देना ही सबसे बड़ा साहस है। इस अनुभूति ने उसके मन में एक गहरी प्रसन्नता भर दी, जो किसी उत्सव की नहीं, आत्मबोध की थी। किंतु उसी प्रसन्नता के साथ एक हल्की चिंता भी जन्मी। उसे ज्ञात था कि यह समाज ऐसे विचारों को सहन नहीं करता जो निर्धारित सीमा से बाहर हों।
यहाँ प्रश्न पूछना संदेह माना जाता है और मौन रहना सुरक्षा। फिर भी वह अपने भीतर उठते विचारों को रोक नहीं पाती थी। उसे लगता था कि यदि मनुष्य अपने ही मन से डरने लगे तो जीवित रहने का अर्थ क्या रह जाएगा। यही सोच उसे और अधिक दृढ़ बनाती। वह जानती थी कि सत्य का मार्ग सरल नहीं, पर असत्य का मार्ग आत्मा को धीरे धीरे शून्य कर देता है। इसलिए उसने निश्चय किया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वह अपने विचारों को जीवित रखेगी, क्योंकि वही उसके अस्तित्व की असली पहचान है। घर का वातावरण भी इन दिनों और अधिक भारी प्रतीत होने लगा था। गलियारों में रहने वाले लोग अब पहले से अधिक सतर्क थे। कोई किसी से अधिक बात नहीं करता, कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। रसोई में बर्तनों की खनक भी मानो संकेत देती कि दीवारों के भी कान हैं। परिवार के सदस्य अपने अपने ढंग से परिस्थितियों से समझौता करने का प्रयास कर रहे थे। किसी ने मौन को ढाल बना लिया था, किसी ने औपचारिक प्रशंसा को। पर वह युवती इन उपायों से संतुष्ट नहीं हो पाती थी। उसे लगता था कि समझौता यदि आत्मा से किया जाए तो वह सुरक्षा नहीं, पराजय बन जाता है। यही विचार उसे भीतर से अलग बनाता और उसी अलगाव में उसे अपनी शक्ति का अनुभव होता। समय के साथ उस युवक के प्रति उसका आकर्षण केवल परिचय का नहीं, विश्वास का रूप लेने लगा। जब भी वह उसके साथ चलती, उसे लगता जैसे चारों ओर का कोलाहल धीमा पड़ गया हो। उनके बीच लंबी बातचीत की आवश्यकता नहीं होती, कई बार मौन ही पर्याप्त होता, क्योंकि वह मौन भी अर्थ से भरा रहता। उसे अनुभव हुआ कि किसी के निकट होना तभी सुखद है जब वहां अभिनय की आवश्यकता न हो। इस अनुभूति ने उसके मन में एक नई ऊर्जा भर दी। अब वह केवल अपने लिए ही नहीं, उस साझा सत्य के लिए भी जीना चाहती थी जिसे दोनों ने पहचाना था। एक संध्या वे विश्वविद्यालय से बाहर निकलते हुए नगर की मुख्य सड़क पर पहुंचे। दूर तक फैली रोशनी के बीच सैनिकों की परछाइयां लंबी दिखाई दे रही थीं। हवा ठंडी थी, पर उनके कदम स्थिर थे। चलते चलते उसे लगा कि यह मार्ग केवल पत्थरों का नहीं, निर्णयों का मार्ग है। प्रत्येक मोड़ पर कोई न कोई विकल्प छिपा है, समर्पण या साहस, मौन या सत्य। उसी क्षण उसने अपने भीतर एक स्पष्ट आवाज सुनी कि जीवन का मूल्य उसकी लंबाई में नहीं, उसके चुनावों में है। यह विचार उसके भीतर ऐसे गूंज उठा जैसे किसी विशाल कक्ष में घंटा बजा हो। रात को घर लौटकर जब वह बिस्तर पर लेटी, तो दिन भर की घटनाएं स्मृतियों की तरह नहीं, अनुभूतियों की तरह उसके भीतर घूमने लगीं। उसे लगा कि जीवन धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रहा है जहां उसे स्वयं को पूरी तरह पहचानना होगा। बाहर बर्फ गिर रही थी, पर भीतर एक नई ऋतु जन्म ले रही थी, आशा की, साहस की और उस अनकहे विश्वास की कि मनुष्य का असली स्वरूप किसी भी व्यवस्था से बड़ा होता है। इसी विश्वास के साथ उसकी आंखें बंद हुईं और नींद ने उसे अपने शांत आलिंगन में ले लिया। समय की धारा जैसे जैसे आगे बढ़ी, नगर का वातावरण और अधिक कठोर होता गया। सड़कों पर गश्त बढ़ गई, घोषणाओं का स्वर तीखा हो गया और लोगों की आंखों में सतर्कता की चमक स्थायी हो गई। उसी परिवेश में वह युवती अपने भीतर के शांत प्रदेश को बचाए रखने का प्रयत्न करती रही। विश्वविद्यालय के प्रांगण में कदम रखते ही उसे प्रतीत होता कि वह किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रही है जहां विचारों की स्वतंत्रता को अदृश्य सीमाओं से बांध दिया गया है। फिर भी उसके मन में एक दृढ़ विश्वास था कि सच्चे विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। वे हवा की तरह होते हैं, दिखाई न दें, फिर भी हर दिशा में प्रवाहित होते रहते हैं। यही विश्वास उसके चेहरे पर ऐसी स्थिरता ला देता जो आसपास की घबराहट से भिन्न थी। उन दिनों उसका और उस युवक का साथ अधिक होने लगा। वे प्रायः पुस्तकालय की खिड़की के पास बैठते, जहां से दूर तक फैली सड़क दिखाई देती थी। वहां बैठकर वे शब्दों से अधिक मौन में संवाद करते। कभी कोई वाक्य बोल दिया जाता, फिर दोनों चुप हो जाते,
जैसे उस एक वाक्य का अर्थ ही उनके बीच पूरा संवाद बन गया हो। उसे अनुभव होता कि यह निकटता किसी बाहरी आकर्षण से नहीं, बल्कि एक समान दृष्टि से जन्मी है। दो ऐसे मन जो संसार को उसी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते जैसे उन्हें दिखाया जाता है, बल्कि उसे समझकर अपना अर्थ देना चाहते हैं। इस अनुभूति ने उसके भीतर एक अद्भुत शांति भर दी, मानो लंबे समय से भटकती हुई चेतना को अपना घर मिल गया हो। पर उसी शांति के साथ परिस्थितियों की कठोरता भी स्पष्ट होती जा रही थी। विश्वविद्यालय में नई घोषणाएं आईं। अब प्रत्येक छात्र को अपने विचारों और गतिविधियों का विवरण लिखित रूप में देना अनिवार्य कर दिया गया। यह नियम सुनते ही कई चेहरों पर घबराहट तैर गई, कई पर कृत्रिम उत्साह। उसे लगा कि यह केवल कागज भरने का नियम नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा है। कितने लोग अपने सत्य को बचा पाएंगे और कितने उसे शब्दों में बदलते समय खो देंगे। उसने कागज को हाथ में लिया और देर तक देखती रही। उसके मन में अनेक विचार उठे, पर अंततः उसने वही लिखा जो उसके भीतर सत्य की तरह स्पष्ट था। लिखते समय उसे भय नहीं, बल्कि एक विचित्र हल्कापन महसूस हुआ, जैसे किसी अदृश्य बोझ को उतार दिया हो। घर लौटते समय रास्ते में उसने देखा कि बाजार में भीड़ पहले से अधिक थी, पर चेहरों पर संतोष नहीं, व्यग्रता थी। राशन की थैलियां हाथों में थीं, पर आंखों में प्रश्न। लोग जल्दी जल्दी चलते, एक दूसरे से टकराकर भी क्षमा न मांगते, मानो समय स्वयं उनका पीछा कर रहा हो। उसे लगा कि यह नगर केवल शरीरों का नहीं, चिंताओं का नगर बन गया है। फिर भी उसके भीतर एक शांत स्वर कहता रहा कि परिस्थितियां चाहे जितनी बदल जाएं, मनुष्य का वास्तविक स्वरूप तभी नष्ट होता है जब वह स्वयं उसे छोड़ दे। यही विचार उसके कदमों को स्थिर रखता, जैसे हर कदम के साथ वह अपने अस्तित्व की पुष्टि कर रही हो। परिवार के बीच भी तनाव की रेखाएं गहरी होने लगी थीं। पिता के चेहरे पर चिंता स्थायी छाया बन गई थी, माँ की वाणी में थकान उतर आई थी, और बहन अपने छोटे छोटे स्वप्नों को बचाने के लिए पहले से अधिक सजने लगी थी। वह सबको देखती और अनुभव करती कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से इस व्यवस्था से जूझ रहा है, कोई मौन से, कोई आशा से, कोई भ्रम से। उसे उनसे सहानुभूति थी, पर वह स्वयं को उसी मार्ग पर नहीं ले जा सकती थी। उसके भीतर एक ऐसी स्पष्टता थी जो उसे समझाती कि जीवन का अर्थ केवल परिस्थितियों से बचना नहीं, बल्कि अपने सत्य के साथ खड़े रहना है। यही विचार उसे भीतर से अडिग बना देता। एक दिन संध्या के समय वह युवक नगर के किनारे तक चले गए, जहां इमारतों की भीड़ कम हो जाती थी और आकाश कुछ अधिक विस्तृत दिखाई देता था। वहां हवा में शहर की घुटन कम थी और क्षितिज पर डूबता सूर्य लालिमा बिखेर रहा था। उस दृश्य को देखते हुए उसे लगा कि प्रकृति अभी भी स्वतंत्र है, कोई सत्ता उसे आदेश नहीं देती, कोई नियम उसकी किरणों को सीमित नहीं करता। उसी क्षण उसके मन में एक तीव्र अनुभूति उठी कि मनुष्य भी मूलतः उसी प्रकृति का अंश है। उसे बांधने वाले बंधन बाहर से आते हैं, भीतर से नहीं। यह विचार उसके हृदय में ऐसे गूंजा जैसे किसी ने उसे उसकी असली पहचान याद दिला दी हो। उनकी बातचीत उस दिन कम हुई, पर मौन अधिक अर्थपूर्ण था। लौटते समय सड़क की बत्तियां जल चुकी थीं और दूर प्रहरी की सीटी सुनाई दे रही थी। उसने चलते चलते अनुभव किया कि जीवन अब धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रहा है जहां निर्णय केवल विचारों का नहीं, भाग्य का होगा। फिर भी उसके भीतर भय नहीं था, बल्कि एक गहरी स्थिरता थी, जैसे वह पहले ही तय कर चुकी हो कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, वह अपने सत्य से पीछे नहीं हटेगी। यही निश्चय उसके चेहरे पर ऐसी आभा ला देता जो किसी बाहरी प्रकाश से नहीं, भीतर की दृढ़ता से उत्पन्न होती है। रात को खिड़की के पास खड़ी वह दूर तक फैले अंधेरे को देखती रही। शहर सोया हुआ प्रतीत होता था, पर उसे लगता था कि इस मौन के भीतर अनगिनत विचार जाग रहे हैं, कहीं आशा, कहीं भय, कहीं विद्रोह।
उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन अनुभव किया कि जीवन का असली अर्थ बाहर की हलचल में नहीं, भीतर की स्पष्टता में छिपा है। उसी स्पष्टता के साथ उसने अपने हृदय में एक मौन संकल्प दोहराया, जो भी आने वाला है उसे वह उसी साहस से स्वीकार करेगी जिससे अब तक हर दिन का सामना किया है। बाहर रात गहरी होती गई और भीतर उसका विश्वास उतना ही उज्ज्वल। नगर की गति अब और अधिक तीव्र प्रतीत होने लगी थी, जैसे समय स्वयं किसी अदृश्य आदेश के अधीन भाग रहा हो। सुबह की हवा में भी एक प्रकार की अधीरता घुल गई थी और लोगों के कदमों में बेचैनी की लय सुनाई देती थी। वह युवती जब विश्वविद्यालय की ओर बढ़ती तो उसे लगता कि प्रत्येक दिन कोई नया परिवर्तन अपने साथ लाता है, कभी नियमों का, कभी चेहरों का, कभी परिस्थितियों का। फिर भी उसके भीतर एक स्थिर केंद्र था जो इन सब हलचलों से अछूता रहता। उसी केंद्र से उसे वह शक्ति मिलती जिससे वह बाहरी अशांति को केवल दृश्य की तरह देख पाती, अपने सत्य का निर्णय उससे प्रभावित हुए बिना कर पाती। इन दिनों उसका और उस युवक का साथ अधिक गहरा हो गया था। अब उनके बीच मौन भी शब्दों से अधिक स्पष्ट हो गया था। वे जब साथ चलते तो उनके कदमों की ध्वनि भी किसी अनकहे संवाद की तरह प्रतीत होती। उसे अनुभव होने लगा कि यह निकटता केवल भावनाओं का नहीं, विश्वास का संबंध है, ऐसा विश्वास जो किसी प्रमाण से नहीं, अनुभूति से जन्म लेता है। उसकी उपस्थिति में उसे अपने विचारों को छिपाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वह जैसे है वैसे ही रह सकती थी। यही स्वाभाविकता उसके लिए सबसे बड़ी संपदा थी, क्योंकि ऐसे वातावरण में जहां हर व्यक्ति मुखौटा पहने चलता हो, बिना मुखौटे के जी पाना ही सबसे दुर्लभ स्वतंत्रता है। पर बाहर का संसार इस शांति से अनभिज्ञ अपनी कठोरता में और तीखा होता जा रहा था। विश्वविद्यालय में नई जांच समितियां बनाई गईं, छात्रों के समूहों पर निगरानी बढ़ी और प्रत्येक सभा में उत्साह प्रकट करना लगभग अनिवार्य हो गया। कई चेहरे अचानक बदल गए, जो कल तक शांत थे वे आज अत्यधिक उत्साही दिखने लगे और जो पहले प्रश्न पूछते थे वे अब चुप रहने लगे। यह परिवर्तन देखकर उसे लगा कि भय मनुष्य को कितनी जल्दी नया रूप दे देता है। वह सब देखती और सोचती कि यदि किसी व्यवस्था को अपने अस्तित्व के लिए लोगों की चुप्पी चाहिए तो उसका आधार कितना दुर्बल होगा। यह विचार उसे भीतर से और दृढ़ कर देता, क्योंकि उसे विश्वास था कि सत्य को किसी समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। घर का वातावरण भी अब पहले से अधिक तनावपूर्ण था। राशन कम हो गया था, ईंधन जुटाना कठिन हो गया था और छोटी सी बात पर भी विवाद की संभावना बनी रहती थी। पिता कभी कभी देर तक खिड़की से बाहर देखते रहते, मानो अतीत की किसी स्मृति को खोज रहे हों। माँ चुपचाप घर के काम में लगी रहती, जैसे व्यस्तता ही चिंता से बचने का उपाय हो। बहन आईने के सामने खड़ी होकर अपने रूप में वह चमक ढूंढती जो परिस्थितियों ने छीन ली थी। वह सबको देखती और अनुभव करती कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी तरह से जीवन को थामे रखने की कोशिश कर रहा है। उसे उनसे करुणा होती, पर साथ ही एक गहरी समझ भी कि मनुष्य का असली सहारा बाहर नहीं, भीतर होता है। एक दिन विश्वविद्यालय के प्रांगण में अचानक सभा बुलाई गई। सभी छात्रों को एकत्र होना पड़ा। मंच पर खड़े वक्ता का स्वर ऊंचा था, शब्द तेज और भावनाएं उग्र। भीड़ ताली बजाती, नारे दोहराती और उत्साह का प्रदर्शन करती। वह भी वहां खड़ी थी, पर उसके भीतर कोई नारा नहीं उठ रहा था। वह केवल देख रही थी, चेहरों की भीड़, हाथों की गति, शब्दों की गूंज। उसे लगा जैसे वह किसी नाटक का दृश्य देख रही हो जिसमें हर पात्र अपनी भूमिका निभा रहा है, पर किसी को यह याद नहीं कि मंच से बाहर भी जीवन है। उसी क्षण उसके मन में एक स्पष्ट अनुभूति हुई कि भीड़ का हिस्सा बन जाना आसान है, पर स्वयं बने रहना कठिन। और उसने मन ही मन स्वीकार किया कि वह कठिन मार्ग ही चुनेगी, क्योंकि वही उसे अपने अस्तित्व के निकट ले जाता है।
सभा के बाद जब वह बाहर निकली तो हवा पहले से अधिक ठंडी थी, पर उसके भीतर एक विचित्र ऊष्मा थी। चलते चलते वह उस युवक के साथ शहर की भीड़ से दूर निकल आई। रास्ते में दोनों चुप थे, पर उस चुप्पी में प्रश्न नहीं, समझ थी। उसे लगा कि यह साथ किसी वचन की तरह है, ऐसा वचन जो बोले बिना भी निभाया जाता है। उसी क्षण उसे पहली बार स्पष्ट रूप से अनुभव हुआ कि उसके लिए यह संबंध केवल सहानुभूति या आकर्षण नहीं, बल्कि जीवन का अनिवार्य सत्य बन चुका है। इस अनुभूति ने उसके भीतर एक हल्की सी कंपी पैदा की, जैसे कोई गुप्त द्वार खुल गया हो और उसके पार एक नया संसार दिखाई दे रहा हो। संध्या ढलते ढलते वे शहर के किनारे पहुंच गए। दूर क्षितिज पर बादलों के पीछे सूर्य की अंतिम किरणें ठहर गई थीं। उस दृश्य को देखते हुए उसे लगा कि प्रकाश चाहे जितना क्षणिक क्यों न हो, उसका अस्तित्व अंधकार से अधिक प्रभावशाली होता है। उसी क्षण उसने अपने भीतर यह स्पष्ट जाना कि जीवन का मूल्य उसकी लंबाई में नहीं, उसकी चमक में है, वह चमक जो मनुष्य के भीतर के सत्य से जन्म लेती है। यह विचार उसके मन में स्थिर हो गया, जैसे किसी ने पत्थर पर अक्षर उकेर दिए हों। रात को घर लौटकर जब वह अकेली बैठी तो दिन भर की घटनाएं स्मृति बनकर नहीं, अनुभूति बनकर उसके भीतर घूमने लगीं। उसे लगा कि जीवन अब धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रहा है जहां हर निर्णय का परिणाम दूर तक जाएगा। फिर भी उसके भीतर भय नहीं था, बल्कि एक शांत दृढ़ता थी, जैसे वह पहले ही स्वीकार कर चुकी हो कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति परिणाम से नहीं, अपने निर्णय से संचालित होता है। इसी विचार के साथ उसने आंखें बंद कीं और महसूस किया कि भीतर की शांति बाहरी कोलाहल से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। दिनों की गति अब ऐसी प्रतीत होने लगी थी मानो समय स्वयं किसी अदृश्य दबाव के अधीन हो। नगर की सड़कों पर पहले से अधिक सैनिक दिखाई देते, चौक चौराहों पर निगरानी तीव्र हो गई थी और लोगों की बातचीत में सावधानी का रंग गहरा हो चला था। इस बदलते वातावरण में वह युवती अपने भीतर की स्पष्टता को और कसकर थामे रही। विश्वविद्यालय की ओर जाते हुए उसे अक्सर लगता कि यह मार्ग केवल पत्थरों का नहीं, बल्कि परीक्षा का मार्ग है। हर कदम पर कोई अदृश्य दृष्टि उसका निरीक्षण कर रही है। फिर भी उसके मन में भय नहीं, बल्कि एक अडिग शांत भाव था, जैसे वह जानती हो कि बाहरी निगाहें केवल शरीर को देख सकती हैं, आत्मा को नहीं। उन दिनों उसका और उस युवक का साथ जैसे जीवन की अनिवार्य धारा बन गया था। वे जब साथ होते तो आसपास का संसार फीका पड़ जाता। उनके बीच अब शब्दों की आवश्यकता कम रह गई थी। एक दृष्टि, एक हल्की मुस्कान या एक मौन विराम ही पर्याप्त होता। उसे अनुभव होता कि यह संबंध किसी क्षणिक भावना का नहीं, बल्कि गहरी पहचान का परिणाम है। ऐसी पहचान जिसमें दोनों एक दूसरे में वही खोज लेते हैं जो स्वयं के भीतर सबसे अधिक प्रिय है, स्वतंत्रता का भाव। उसकी निकटता में उसे ऐसा लगता जैसे भीतर की ज्वाला और उज्ज्वल हो उठती है, जैसे किसी ने उसकी आत्मा के स्वर को और स्पष्ट कर दिया हो। यही अनुभूति उसके लिए सबसे बड़ा आश्वासन बन गई थी। पर इसी समय परिस्थितियों की कठोरता ने नया रूप ले लिया। विश्वविद्यालय में कुछ छात्रों को अचानक अनुपस्थित पाया गया। उनके बारे में कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी गई, पर फुसफुसाहटों में अनेक आशंकाएं तैरने लगीं। गलियारों में चलते हुए उसे महसूस हुआ कि हवा में ही संदेह घुल गया है। लोग एक दूसरे को देखते तो हैं, पर विश्वास की जगह प्रश्न होता है। उसे लगा कि भय केवल व्यक्ति को ही नहीं बदलता, वातावरण को भी बदल देता है। दीवारें भी जैसे अधिक सख्त हो जाती हैं, रास्ते अधिक संकरे लगने लगते हैं। फिर भी उसके भीतर एक आवाज लगातार कहती रही कि यदि मनुष्य अपने भीतर की स्वतंत्रता को बचाए रखे तो कोई भी परिस्थिति उसे पूरी तरह पराजित नहीं कर सकती। घर का दृश्य भी अब अधिक बोझिल हो गया था। राशन की थैलियां हल्की होती जा रही थीं, ईंधन की कमी से कमरे ठंडे रहते
और छोटी सी बात पर चिंता की रेखाएं गहरी हो उठती। पिता का मौन लंबा हो गया था, माँ की थकान स्पष्ट दिखने लगी थी, और बहन की आंखों में एक अनकहा भय झलकने लगा था जिसे वह मुस्कान से छिपाने का प्रयास करती। वह सबको देखती और अनुभव करती कि जीवन की कठिनाइयां मनुष्य के स्वरूप को परखने का साधन बन जाती हैं। कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ झुक जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इन सबके बीच और अधिक दृढ़ हो जाते हैं। उसे विश्वास था कि वह उसी अंतिम श्रेणी में है, क्योंकि उसके भीतर का सत्य किसी भी अभाव से अधिक शक्तिशाली है। एक दिन विश्वविद्यालय के प्रांगण में खड़े खड़े उसने देखा कि आकाश पर बादल तेजी से गुजर रहे हैं। वह दृश्य साधारण था, फिर भी उसके भीतर एक गहरी अनुभूति जागी। बादल चाहे जितने घने हों, आकाश का विस्तार उनसे छोटा नहीं होता। उसी क्षण उसे लगा कि मनुष्य का वास्तविक अस्तित्व भी ऐसा ही है। परिस्थितियां चाहे जितनी कठोर हों, आत्मा का विस्तार उनसे बड़ा होता है। यह विचार उसके भीतर ऐसे स्थिर हो गया जैसे किसी ने उसके मन में दीप जला दिया हो। उसने अनुभव किया कि बाहरी बंधन केवल तब तक प्रभावी होते हैं जब तक भीतर समर्पण न हो। यह समझ उसे भीतर से और निर्भीक बना गई। संध्या के समय जब वह उस युवक के साथ शहर की भीड़ से दूर चली तो हवा में एक अनकही उदासी थी। दूर कहीं किसी वाहन की आवाज गूंजती और फिर मौन फैल जाता। चलते चलते उसे लगा कि यह मौन केवल रात का नहीं, समय का मौन है, ऐसा मौन जो किसी आने वाले परिवर्तन का संकेत देता है। उसने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में भी वही गंभीरता थी जो उसके अपने मन में उठ रही थी। उस क्षण बिना शब्दों के ही दोनों समझ गए कि उनके सामने का मार्ग सरल नहीं है। फिर भी उस समझ में भय नहीं था, बल्कि एक साझा दृढ़ता थी, जैसे दोनों ने एक साथ यह स्वीकार कर लिया हो कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर वही सबसे वास्तविक है। लौटते समय सड़क की बत्तियां जल चुकी थीं और हवा में ठंडक बढ़ गई थी। उसने अनुभव किया कि उसके भीतर एक नया संकल्प जन्म ले चुका है, ऐसा संकल्प जो परिस्थितियों से नहीं, आत्मा की गहराई से उत्पन्न होता है। उसे लगा कि जीवन अब केवल घटनाओं का क्रम नहीं, निर्णयों की श्रृंखला बन गया है, और प्रत्येक निर्णय उसे उसके वास्तविक स्वरूप के निकट ले जा रहा है। यह अनुभूति उसे किसी भी भय से मुक्त कर देती, क्योंकि अब उसे स्पष्ट दिखाई देने लगा था कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके भीतर का विश्वास है। रात को खिड़की के पास खड़ी वह दूर तक फैले अंधेरे को देखती रही। आकाश में तारे कम थे, पर जो थे वे असाधारण रूप से चमक रहे थे। उन्हें देखते हुए उसके मन में एक गहरी शांति उतर आई। उसे लगा कि जैसे वे तारे उसे स्मरण करा रहे हों कि प्रकाश की मात्रा नहीं, उसका अस्तित्व महत्वपूर्ण है। उसी शांत भाव के साथ उसने आंखें बंद कीं और भीतर से एक स्वर उठता महसूस किया, जो भी आने वाला है उसका सामना वह उसी साहस से करेगी जिससे अब तक हर दिन का सामना किया है। बाहर रात गहरी होती गई और भीतर उसका विश्वास उतना ही उज्ज्वल होता गया। समय की धारा अब उस बिंदु के निकट पहुंच रही थी जहां जीवन केवल दिनचर्या नहीं, परीक्षा बन जाता है। नगर के वातावरण में कठोरता और स्पष्ट हो चुकी थी। हर चेहरे पर सावधानी की रेखा थी, हर आवाज में नियंत्रित उतार चढ़ाव। उसी परिवेश में वह अपने भीतर की शांति को थामे आगे बढ़ती रही। विश्वविद्यालय के गलियारों में चलते हुए उसे अनुभव होने लगा कि अब केवल विचार ही नहीं, संबंध भी परखे जा रहे हैं। लोगों की दृष्टि में प्रश्न बढ़ गए थे और विश्वास कम हो गया था। फिर भी जब वह उसके साथ होती, यह समूचा संशय जैसे पीछे छूट जाता। उसकी उपस्थिति में उसे प्रतीत होता कि जीवन अभी भी सत्य और साहस का नाम है, केवल भय का नहीं। यही अनुभूति उसे भीतर से स्थिर रखती, जैसे तूफान के बीच कोई दीपक अपनी लौ संभाले खड़ा हो। किंतु परिस्थितियों ने शीघ्र ही अपना कठोर स्वरूप दिखाया।
अचानक समाचार मिलने लगे, किसी को पूछताछ के लिए बुलाया गया, किसी को कहीं और भेज दिया गया, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके बारे में कोई सूचना ही नहीं मिलती थी। नगर की हवा में अनिश्चितता का भार बढ़ गया। चलते चलते उसे लगा कि सड़कों की चौड़ाई घट गई है और आकाश की ऊंचाई भी कम हो गई है। पर उसी क्षण उसके भीतर एक दृढ़ विचार उठता कि यदि मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को बचाए रखे तो कोई भी अंधकार स्थायी नहीं हो सकता। यह विचार उसे भय से ऊपर उठा देता, क्योंकि वह जान चुकी थी कि सच्ची कैद बाहर नहीं, भीतर होती है, और वह अपनी आत्मा को कैद होने नहीं देगी। एक संध्या जब वे दोनों नगर की सीमा तक पहुंचे, हवा में असामान्य शांति थी। दूर क्षितिज पर सूर्य अस्त हो रहा था और उसकी लालिमा आकाश को गहन बना रही थी। उस दृश्य को देखते हुए उसे लगा कि अस्त होना अंत नहीं, परिवर्तन है। उसी क्षण उसने स्पष्ट जाना कि जीवन का मूल्य उसकी सुरक्षित अवधि में नहीं, उसके सत्यपूर्ण क्षणों में है। उसके भीतर यह अनुभूति इतनी प्रबल हुई कि उसे लगा मानो उसके समूचे अस्तित्व ने इसे स्वीकार कर लिया हो। उस क्षण उनके बीच कोई शब्द नहीं बोले गए, फिर भी मौन ने ही सबसे गहरी प्रतिज्ञा कर दी, परिस्थितियां चाहे जो करें, वे अपने सत्य से पीछे नहीं हटेंगे। धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी दिशा में बढ़ी जहां चुनाव अपरिहार्य हो गया। अब केवल विचारों को छिपाकर जीना संभव नहीं था, जीवन स्वयं निर्णय की मांग करने लगा था। उसने अनुभव किया कि उसके सामने दो मार्ग हैं, एक वह जो सुरक्षित है पर आत्मा को मौन कर देता है, और दूसरा वह जो कठिन है पर भीतर की आवाज को जीवित रखता है। उसने बिना संकोच दूसरे मार्ग को चुना, क्योंकि उसके लिए जीना वही था जिसमें आत्मा की स्वीकृति हो। यह निर्णय लेते ही उसे लगा कि उसके भीतर का भार उतर गया है। भय का स्थान एक शांत दृढ़ता ने ले लिया, और उस दृढ़ता में उसे अपने अस्तित्व की सच्ची शक्ति का बोध हुआ। अब जीवन उस अंतिम मोड़ पर था जहां समय की चाल धीमी प्रतीत होती है, पर घटनाएं तीव्र हो जाती हैं। नगर का वातावरण पहले से अधिक कठोर था, पर उसके भीतर एक विचित्र शांति थी, जैसे वह पहले ही स्वीकार कर चुकी हो कि बाहरी परिणाम उसके नियंत्रण में नहीं, पर अपने सत्य के प्रति निष्ठा अवश्य उसके हाथ में है। जब उसने पीछे मुड़कर बीते दिनों को देखा, तो उसे लगा कि संघर्ष ने ही उसे उसकी पहचान दी है। यदि परिस्थितियां सरल होती तो शायद वह स्वयं को इतना स्पष्ट न जान पाती। इस अनुभूति ने उसके भीतर कृतज्ञता का भाव भर दिया, कठिनाइयों के प्रति भी, क्योंकि उन्हीं ने उसके साहस को आकार दिया था। अंतिम दिनों में नगर की सड़कों पर चलते हुए उसे हर दृश्य पहले से अधिक गहरा दिखाई देने लगा। दीवारों की दरारें, खिड़कियों की रोशनी, लोगों के चेहरों की थकान। उसे लगता जैसे वह सब कुछ पहली बार देख रही हो। उसके भीतर अब कोई भ्रम नहीं था, संसार वैसा ही था जैसा वह है, कठोर, असमान और अनेक बार अन्यायपूर्ण। पर इसी सत्य को स्वीकार करते हुए उसने यह भी जाना कि मनुष्य की शक्ति इसी में है कि वह परिस्थितियों के बावजूद अपने भीतर का प्रकाश बनाए रखे। यही प्रकाश जीवन को अर्थ देता है, और वही मनुष्य को वास्तव में जीवित बनाता है। जब अंतिम क्षण निकट आए, उसके मन में भय नहीं था। उसे लगा कि जीवन की लंबाई से अधिक महत्वपूर्ण उसका स्वरूप है। क्या उसने उसे सच में जिया या केवल बिताया? उसने अनुभव किया कि उसने हर उस क्षण को जिया है जिसमें उसने अपने सत्य को पहचाना और उसे स्वीकार किया। यही स्मृति उसके लिए सबसे बड़ा संतोष बन गई। बाहरी संसार चाहे जैसा रहा हो, भीतर की दुनिया उज्ज्वल रही थी, और वही उज्ज्वलता उसके अस्तित्व का वास्तविक प्रमाण थी। उसकी चेतना में अंतिम विचार यही था कि मनुष्य का जीवन तभी सार्थक है जब वह अपने भीतर की स्वतंत्रता को पहचान ले। बाहरी बंधन अस्थायी होते हैं, पर आत्मा की स्वीकृति शाश्वत होती है। इसी अनुभूति के साथ उसके भीतर एक शांत आलोक फैल गया,
ऐसा आलोक जो किसी दीप से नहीं, भीतर की सच्चाई से जन्म लेता है। नगर की ठंडी हवा चलती रही, समय आगे बढ़ता रहा, पर उस क्षण उसके लिए सब कुछ स्थिर हो गया, मानो जीवन ने स्वयं उसे यह स्वीकार कर लिया हो कि उसने सच में जीना जान लिया।